हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। लाइव क्लासेस अभी नहीं है क्योंकि लाइव क्लासेस में टाइम ज़्यादा लग जाता है, आपके साथ डिस्कशन भी होता है। तो पिछली क्लास में मैंने जहाँ से छोड़ा था वहीं से मैं क्लास आपको आगे कंटिन्यू करवा रहा हूँ। चल क्या रहा था सर? हमारा चल रहा था इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे बात कर ले हम लोग, और एक क्वेश्चन मैंने करवाते करवाते छोड़ा था। और सर वो वाला क्वेश्चन कौन सा था? वो वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 40। ठीक। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। इतने बड़े क्वेश्चंस आने के चांसेस है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बट क्योंकि एमटीपी में डला हुआ है तो मेरी ड्यूटी है कि आपको एक एक अच्छा क्वेश्चन तो करवाई दो। ओके। तो सर कोई प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, और अलग अलग देशों में इनका प्रोजेक्ट, इनका जो हेडक्वार्टर है ना ये अहमदाबाद इंडिया में। सर न्यू ब्रांच ऑस्ट्रेलिया में ओपन करना चाहते हैं और कुछ आउटसोर्सिंग बिजनेस कंपनी हायर्ड अ प्रोफेशनल फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए प्रोफेशनल को हायर्ड किया। ये सब प्रोजेक्ट के एक्सेप्ट करने से पहले। और सर उनको फीस कितना पैड किया? 2 लाख रुपए पैड कर दिया और उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दिया। अब हम प्रोजेक्ट करें या ना करें, ये 2 लाख तो हमारा गया, दिस इज संक कॉस्ट। और इसके अलावा 5 लाख रुपए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा हुआ। तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करो चाहे मत करो, ये पैसे खर्च हो चुके हैं, दिस इज इरेलीवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। इस टाइप का हमने किया। एज पर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंपनी को इनिशियल फंड चाहिए कितना? 25 करोड़ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। और इसके अलावा वर्किंग कैपिटल के लिए कितना चाहिए? 5 करोड़। टोटल मिलाकर आज कितना जा रहा है? 30 करोड़। 25 करोड़ पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो वर्किंग कैपिटल लास्ट में रिकवर्ड हो जाए, ठीक है। और हम ऑपरेट करेंगे लंबे समय के लिए। पर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम 10 साल का प्रोजेक्ट मान के चले। इंपॉर्टेंट बात है, 10 साल का प्रोजेक्ट है, टोटल मिलाकर 10 साल का। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपको दिया अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। भाई इंटरेस्ट एक्सपेंसेस माइनस नहीं होते हैं, यही मैंने आपको एनपीवी निकालते समय समझाया है कि इंटरेस्ट माइनस नहीं करना है। और सर क्यों नहीं करना है? क्योंकि सर वो डिस्काउंटिंग रेट में ऑलरेडी कवर्ड हो जाता है ना यार, वो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ऑलरेडी आ जाता है, डिस्कशन किया था। तो अगर इंटरेस्ट माइनस हुआ है तो वापस क्या करना पड़ेगा? उसको एड बैक, ठीक है। तो ये अर्निंग बिफोर टैक्स दिया, मतलब इंटरेस्ट को एड बैक करना पड़ेगा, यस। The above amount also include allocated common cost 12। सर ये क्या चीज? ऐसे खर्चे जो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो चाहे ना हो, उसको हम एलोकेट तो करते ही है। बात समझना, मैं एक नया, अगर मैं कहूं इस पूरी बिल्डिंग का रेंट मैं दे रहा हूं 1 लाख रुपए, ये रूम खाली था, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर ये रूम का यूज करने वाला हूं तो उस जो 1 लाख रुपए ऐसे भी देना था वैसे भी देना था, पर उसको भी एलोकेट किया जाएगा। एलोकेट भाई वो प्रोजेक्ट की वजह से थोड़ी ना है, ये तो पढ़ा हुआ है सर कॉस्टिंग में। ये भी मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है क्योंकि ये एलोकेटेड कॉस्ट है, मेरा एक्चुअल में खर्चा नहीं है, सिर्फ एलोकेशन हुआ है। जो खर्चा ऐसे भी होना था वैसे भी होना था, तो ये भी मुझे क्या करना पड़ेगा? जो खर्चे है ही नहीं इसमें से माइनस हो चुका है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस करना। इसके अलावा 10% डिविडेंड देना चाहते हैं, क्यों दिया है? डिविडेंड का क्या करोगे? मुझे तो डिविडेंड से पहले का कैश फ्लो देखना है। ओके, तो कंपनी इंटेंड, हाँ मुझे इंटरेस्ट एड बैक करना है ना, उसके लिए मुझे बोरोइंग अमाउंट चाहिए। तो बोले बोरो किया हमने 3 करोड़ रुपए, ये हमारे काम की बात। 3 करोड़ रुपया बोरो किया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई साहब पोस्ट टैक्स दिया। पोस्ट टैक्स से मुझे मतलब नहीं, मुझे इंटरेस्ट का रेट चाहिए। तो सर इसको हम बिफोर टैक्स कर लेंगे, ठीक है। तो 3 करोड़ का इंटरेस्ट निकालेंगे, उसको हम एड बैक करेंगे एज पर द टैक्स ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। पहले 3 साल तक तो टैक्स फ्री है, पहले 3 साल तक तो टैक्स ही नहीं लगने वाला है। इट मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट को 6.5% ही मान, पहले 3 साल। चौथे साल से 75% ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स आर टू बी पेड इन द कंट्री वेयर इट इज हेडक्वार्टर। और हमें
अगर चौथे साल से टैक्स भी लगेगा तो सिर्फ 75% टैक्स ही। बड़ा क्वेश्चन है ना यार, ध्यान से, सिर्फ 75% टैक्स देना। टोटल टैक्स का रेट है 30%। इट मीन्स मुझे, इंडिया की बात करो, मुझे 30% नहीं देना, 30 का 75%, मुझे सिर्फ टैक्स देना है 22.5 इंडिया में। ठीक है जी, पर कब से देना है? 4 ईयर्स। अगर मैं कहूं सर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 3 साल का कितना है 6.5, और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6.5, वन माई बिफोर टैक्स कर रहे हैं 0.225 कर लेना तो आंसर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों निकाल रहा हूं सर? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट को एड बैक करना होगा। हवे टैक्स ऑन कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 15%। सेल्वेज वैल्यू डेप्रिसिएशन के लिए कितना लेना है 90 लाख, जबकि एक्चुअल में एसेट कितने का बिकेगा 3 करोड़ 50 लाख का। तो सर पक्का पक्का आएगा, क्या आएगा सर? पक्का पक्का आएगा आपका टर्मिनल वैल्यू, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा ही लगेगा। और 3% एमसीएलआर मतलब मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट जो भी चल रहा है, खैर इससे मतलब नहीं है। इट मींस जो 12% डिस्काउंटिंग रेट है उसमें हम 3% और ऐड कर देंगे तो टोटल मिलाकर 15% हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आ जाए। 15% डिस्काउंटिंग कौन से रेट से करोगे 15। कोई अदर एसेट नहीं है ब्लॉक में, इसलिए तो कैपिटल गेन आएगा। सबसे पहले एनपीवी निकालना है, और उसके बाद हमारा टारगेट है कि हमारा जो भी पैसा लग रहा है वो 3.5 साल में रिकवर होना चाहिए, मतलब हमें पे बैक पीरियड भी निकालना होगा। ठीक है, ओके। और कुछ बोला है कि टू मेजर द कंपनी शैल टेक, और ये थियोरेटिकल पॉइंट है। सबसे पहला क्या काम किया जाए सर? सबसे पहले ईबीटी दिया है आपको, क्या ऐड करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। सबसे पहले कितने का है 3 करोड़, 3 करोड़ का पहले 3 साल 6.5%। एक बार सॉल्यूशन के साथ देखिए। हाँ सर, पहले ईबीटी लिखिए सर, 2 मिलियंस में लिखा हुआ है, मिलियंस में क्वेश्चन का। अब सर इंटरेस्ट की बात करो, पहले 3 साल कितना 3 करोड़ का कितना परसेंट 6.5%। एक बार देख लूं क्या 3 करोड़ का मिलियन में कैसे लिखते हैं, इंटू 6.5%, 1.19 करोड़ में है क्या? इन हाँ करोड़ में क्वेश्चन हो रहा, ठीक है, अच्छी बात। 3 करोड़ का 6.5, और फिर सर यहाँ बिफोर टैक्स किया, मतलब सर 6.5 1 माइनस 0.225, तो 1 माइनस 0.225 जो आया 6.5 डिवाइडेड बाय एमआरसी इक्वल 8.39% बिफोर टैक्स। 22.5% क्यों किया मालूम है ना? क्योंकि 75% ही हमें इंडिया में देना है, इसी वजह। तो सर 3 करोड़ इंटू 8.39%, 0.252 ये हो गया। इंटरेस्ट को ऐड बैक किया, एलोकेटेड कॉमन कॉस्ट को ऐड बैक करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। तो अब सर अब आया बिफोर टैक्स, इसमें से टैक्स माइनस करोगे, पहले 3 साल तो 0 है, और उसके बाद टैक्स कितना निकाला 22.5% ही आएगा। 5.127 का 22.5 1.154। ठीक है सर, यस सर। 1 करोड़ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। अभी डेप्रिसिएशन का चक्कर, तो डेप्रिसिएशन में प्रॉपर्टी में पैसा कितना लगा है सर 25 करोड़, और सैलवेज डेप्रिसिएशन के पर्पज से 0.9 करोड़ 90 लाख, और डिवाइडेड बाय क्या करोगे सर 10 ही करोगे, 10 साल लाइफ मान के चल रहे हैं, तो 25 माइनस 0.9 डिवाइडेड बाय 10, तो 2.41। डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर लिया तो कैश फ्लो आ गया। वर्किंग कैपिटल, अच्छा डेप्रिसिएशन की बात समझना, तो लास्ट में डेप्रिसिएशन नहीं लिया है क्योंकि लास्ट में तो एसेट ही बेच दोगे, तो डेप्रिसिएशन लेने की जरूरत नहीं है। सर अगर हम लास्ट में डेप्रिसिएशन ले ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर जब बुक वैल्यू लोगे ना तो अलग लोगे। बात समझने की कोशिश करना, अगर डेप्रिसिएशन लिख भी देते तो भी कोई समस्या नहीं है, तो भी आपका आंसर मैच हो जाएगा। फिर वो कैपिटल गेन में बुक वैल्यू कम दिखाई देगा तो कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। खैर ये अब मैंने आपको क्लास में समझाया। अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं भी लिखते हो, और वैसे नहीं लिखेंगे तो चलेगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में तो मुझे कैपिटल गेन टैक्स निकालना ही निकालना।
और सर लिख भी देते तो भी कोई समस्या नहीं। ओके ठीक है सर, तो कैपिटल गेन टैक्स जब भी दिया रहेगा हम ऐसे ही करेंगे, लास्ट में डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे क्योंकि ब्लॉक ऑफ एसेट कॉन्सेप्ट है। अगर पूरा ब्लॉक खत्म हो रहा तो हमें डेप्रिसिएशन नहीं लगाना लास्ट में, बिल्कुल सही, आप ऐसा कर। अब रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल लास्ट में मिल जाएगा सर, शुरू में लगेगा ना भाई, वो 30 करोड़ एक साथ माइनस करेंगे। और सर ये क्या है, ये है हमारा टर्मिनल वैल्यू, और टर्मिनल वैल्यू आपने निकाला होगा, सेल्स कंसिडरेशन कितना, कितने का बिकेगा लिखा था, कितने का बिकेगा ऐसा करके लिखा था, 3 करोड़ 50 लाख, और उसमें से बुक वैल्यू माइनस कर देना, उसमें से टैक्स माइनस कर देना, 3 करोड़ 50 लाख में से टैक्स माइनस करने के बाद कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 3.471, इतना आप कर सकते। टोटल कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर 15% के हिसाब से, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा, ये आ गया। कैश आउटफ्लो माइनस करोगे, एनपीवी पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव आया तो एक्सेप्ट कर लोगे। बाकी वही चीज जो मैंने बताया था वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है जी। बाकी आप पढ़ लोगे, कुछ है न, था नहीं क्वेश्चन में। ओके सर, क्वेश्चन बड़ा, पे बैक पीरियड निकालना आपको आता है, ये थियोरेटिकल हमारे काम का, ठीक है। चले जी आगे, अच्छा क्वेश्चन है भाई, एमटीपी में डला हुआ है, तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज एक बार जरूर देख ले। क्वेश्चन नंबर 41, रिपीट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन किया है पर फिर भी एक बार रीड कर लूं क्या। हाँ सर, सर मशीन खरीदना है, लाइफ कितनी है 5 साल, मशीन कितनी 1,50,000, और स्क्रैप वैल्यू कितना है 30,000। 80% जो है वो पे करोगे शुरू में, और 20% फर्स्ट ईयर में। सर कुछ खास बात नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया। इतना यूनिट्स, सर 50,000 यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, 3 रुपए है सेलिंग प्राइस, और डायरेक्ट कॉस्ट है 1, तो कॉन्ट्रीब्यूशन निकल जाएगा आराम से। सर कितना, 3 माइनस 1.75 इंटू 50, तो सर 62,500। इसके अलावा हमें माइनस करना एनुअल फिक्स कॉस्ट, इसमें डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है, और जो कि 40,000, ठीक है, पूरा 40,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। और इसके अलावा फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में स्पेशल सेल्स प्रमोशन है, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड, मतलब अलग से माइनस करना पड़ेगा। इस टाइप का तो क्वेश्चन क्या हुआ, बिल्कुल सिंपल है, 10% से डिस्काउंटिंग करना, एनपीवी आ जाएगा। ऐसे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज ऐसे छोटे क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस। इन्होंने फिक्स कॉस्ट और डेप्रिसिएशन इस तरह से दिखा रखा है। और सर डेप्रिसिएशन एडबैक भी, फिक्स कॉस्ट और एडवर्टाइजमेंट, सर डेप्रिसिएशन अलग से आना चाहिए कि एडबैक होना चाहिए, पर डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग अलग से ली। डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग क्यों नहीं आया, क्योंकि सर 21,000 अलग से लिया। डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि सर टैक्स का रेट ही नहीं दिया, और टैक्स का रेट नहीं दिया तो डेप्रिसिएशन हमारे काम का है नहीं, ठीक है, अच्छी बात। इससे अच्छा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्लीज इस क्वेश्चन को कर लेना, ऐसे छोटे क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा। ओके हो जाएगा सर। इसमें क्वेश्चन नंबर 42 रिपीट क्वेश्चन है, 42 को कट कर दीजिए, 42 आपके काम का नहीं, पर प्लीज 42 अच्छा क्वेश्चन है, यस सर 42 अच्छा क्वेश्चन है सर, प्लीज सॉरी कट मत करना, 42 देखना पड़ेगा मेरे साथ। 42 अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, प्लीज 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 अच्छे से करना। सर 1,00,000 रुपए लगाना है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1, मतलब सर 0 पीरियड में 1,00,000 रुपए मशीन में लगाओगे। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, और 3 साल तक कितना आएगा सर, 36,000, 30,000 और 30। आज हम मशीन खरीद रहे हैं, और हर साल आएगा 3 साल तक 36, 30। बट मशीन खरीदने से काम नहीं चलेगा, मशीन जब चलाओगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है। उसका कोई पार्ट है मशीन का, इसको बार बार सर्विस करवाना पड़ेगा, या तो उस पार्ट को आप रिप्लेस भी कर सकते हो। मतलब यार 3 साल मशीन का टारगेट तो है कि 3 साल चलेगा, पर उसमें एक पार्ट है, उसका सर्विसिंग जरूरी है, या तो उस पार्ट को चेंज करके नया पार्ट आप खरीद सकते हो। तो हमारे पास अल्टरनेटिव उस पार्ट के लिए है। अगर हमें सर्विस वाला सर्विस करवाते हैं
तो फिर हमें 36 तो आएगा। 1 लाख कब जा रहा सर? 1 लाख रुपए तो आज जा रहा। अगर उस पार्ट का सर्विसिंग करवाते हैं तो 20,000 रुपए सर्विसिंग का खर्चा आएगा। और 20,000 कब आएगा सर? 20,000 फर्स्ट ईयर में लगेगा, ऐसा जाएगा। और स्क्रैप वैल्यू थर्ड ईयर में आएगी 25,000। बस। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं मशीन खरीदता हूं और पार्ट का सर्विसिंग करवाता हूं तो कौन कौन सा कैश फ्लो है? 1 लाख आज, 36,000, 36,000, 36,000 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 20,000 फर्स्ट ईयर में लगेगा और 25,000 थर्ड ईयर के एंड में आ जाएगा। सिंपल है। उसकी अपेक्षा अगर हम सर्विस नहीं करवाते हो तो पार्ट को ही रिप्लेस कर दीजिए। अगर पार्ट को रिप्लेस कर देते हैं तो 30,800 लगेगा। कौन सी ईयर में सर? सेकंड ईयर में। और फिर 4 साल मशीन चला पाओगे और चौथे साल में 36,000 भी आएगा और 18,000 रुपए बेच देना चौथे साल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%। टैक्स को इग्नोर कर दीजिए। बताइए कि एनपीवी निकालना। वैसे तो यार अगर देखा जाए तो इक्विवेलेंट होना चाहिए। उसकी वजह क्या है? एक 3 साल के लिए कैश फ्लो है और एक 4 साल के। आईसीएआई ने नहीं किया होगा मुझे पूरी उम्मीद, और फैक्टर दे रखा है और इफ करके बोला। पहले तो एक काम करें। यस सर। पहले क्या करवा दे सर? पहले एक काम करते हैं, हम सर्विस करवाते। 36,000, 1 लाख जाएगा, 36,000, 36,000 आएगा। यहाँ माइनस का साइन होना चाहिए और यहाँ 25,000 होना चाहिए। ये गड़बड़ है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप देख लेना। ठीक है सर, इधर ठीक। इसका मतलब समझ रहे हो ना? 25,000 की मशीन बेच दोगे तो एनपीवी नेगेटिव है। अगर एनपीवी नेगेटिव है तो फिर हमको प्रोजेक्ट नहीं करना। सर अगर हम एनपीवी नेगेटिव है, अगर सप्लायर डिस्काउंट देता है तो, अगर सप्लायर डिस्काउंट देता है तो 1 लाख की जगह यहां कितना आ जाएगा सर? फिर यहाँ 90,000 आ जाएगा। उसकी वजह से एनपीवी मेरा पॉजिटिव आ रहा, प्लस में आ रहा, तो फिर प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए। पर एक दूसरा ऑप्शन भी तो देख लेते हैं हम, अगर पार्ट को ही रिप्लेस कर दे तो। चलो वो देख लेते। प्लीज यहाँ डिस्काउंट वाली भी बात कंसीडर कर लिया। अगर पार्ट को ही रिप्लेस कर देते तो क्या सीन है सर? 36,000, 36,000, 36,000, 3 साल, 30,800 का खर्चा कौन सी ईयर में है? सेकंड ईयर में। और लास्ट में कितना? 54 मिलेगा। कैसे मिलेगा? उसने कहा कि 36,000 ये मिलेगा और मशीन को बेचने से 18,000 और मिलेगा, तो टोटल मिलाकर जोड़ दिया। ठीक है। तो एनपीवी पॉजिटिव है। अगर डिस्काउंट को भी कंसीडर कर ले तो एनपीवी और ज्यादा पॉजिटिव है, तो हमको प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। आप वो बड़ा वाला क्वेश्चन जो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया, आप वो करे ना करे, पर ये वाले छोटे छोटे क्वेश्चंस करके पक्का जाओगे। फिर कैपिटल राशनिंग क्या होता है? कैपिटल राशनिंग अगर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मेरे पास ए बी सी डी सारे प्रोजेक्ट है, इसमें 2 लाख लग रहा है, लाख रुपए लग रहा है, 4 लाख रुपए, और इसमें 1 लाख। और एनपीवी सबका पॉजिटिव है, सारे प्रोजेक्ट का एनपीवी पॉजिटिव। मेरा क्वेश्चन है कि मुझे कौन से प्रोजेक्ट करना चाहिए? तो जिसका एनपीवी हायर है? नहीं भाई नहीं, मुझे सारी प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए। मेरे पास ऐसा नहीं है कि कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इंडिपेंडेंट प्रपोजल है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है सर? ऐसा नहीं है कि ये करोगे तो ये नहीं कर सकते, चारों कर सकता हूं। लेकिन अगर एक समस्या है कि मेरे पास पैसा लिमिटेड है, मैं 5 लाख रुपए ही खर्च कर सकता हूं, तो फिर मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि पैसा जितना लग रहा है उस प्रपोर्शन में, उस रिस्पेक्ट में एनपीवी किसमें ज्यादा आ रहा है, को बोलते हैं एनपीवी इंडेक्स। उस बेसिस पे डिसाइड करना पड़ेगा। और भी सोचना पड़ेगा, क्या प्रोजेक्ट डिविजिबल है या इनडिविजिबल है? मतलब यार टोटल पैसा कितना लग रहा है? 3 लाख। क्या मैं आधा प्रोजेक्ट कर सकता हूं? सर आप कैसी बात कर रहे हो? आधा मशीन कैसे खरीद सकते हो? बहुत सारी बातें हो सकती है। आधा मैं लगाऊंगा, आधा कोई और लगाएगा। पार्टनरशिप में एक प्रोजेक्ट हम पार्टनरशिप में काम कर ले, या फिर एक बड़ा, हम मुझे बिल्डिंग बनाना है 10 माले की, तो ठीक है मैं 5 फ्लोर की बिल्डिंग बना के खत्म कर दूंगा, उतना प्रोजेक्ट नहीं लगाऊंगा। तो पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी एक्सेप्टेड, ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है। दिस इज कैपिटल राशनिंग। कैपिटल राशनिंग है क्या?
कैपिटल राशनिंग कुछ नहीं है सर, हमारे पास पॉजिटिव एनपीवी के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, हम सारे के सारे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो फंड है वो शॉर्ट सप्लाई। तो इस सिचुएशन में हम फंड को इस तरह से एलोकेट करें कि हमारा एनपीवी मैक्सिमम आ जाए, और एलोकेशन की इस टेक्निक को ही बोला जाता है कैपिटल राशनिंग। ठीक सर, इसका कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ जी है। ये वाला 43 मत करना, आपके काम का नहीं। 43 नहीं भी करोगे तो 43 को कट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 अच्छा क्वेश्चन है, देखे। तो कोई कंपनी है और उनके पास 3 सिचुएशन, 3 प्रपोजल। प्रपोजल 1, प्रोड्यूस अ न्यू लाइन। प्रपोजल 2, एक्सपांड कर देते हैं। प्रपोजल 3, डेवलप करते हैं न्यू लाइन ऑफ कुक। इफ ओनली द प्रोजेक्ट इज, मतलब सीधी कहानी ना पढ़ूं तो 3 प्रपोजल है। प्रपोजल 1 में कितना लगेगा? 2 लाख, पर पैसा कितना आने वाला है? 2,90,000। मतलब सर एनपीवी की बात करो, अगर मैं एक ही प्रपोजल करूं तो बोलो एनपीवी कितना आएगा? सर अगर आप 1 ही कर रहे हैं तो एनपीवी आएगा 90,000। यहां फंड का कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहो तो तीनों कर सकते। अगर सर सेकंड वाला करो तो, सेकंड वाला करो तो भी हमको फायदा दिखाई दे रहा, कितना? 1,85,000 माइनस 1,15,000, तो भी सर 70,000 का प्रॉफिट है। सर अगर तीसरा प्रोजेक्ट करते तो 4 लाख माइनस 2,70,000, अगर तीसरा प्रोजेक्ट करते तो 1,30,000 का फायदा। ठीक है, अब सुनो सर, 1 एंड 2 भी कर सकते हैं कि जॉइंटली कर सकते हो, तो सर उसमें तो एनपीवी ज्यादा आएगा। देखो कितना आएगा, अगर 1 और 2 करते हैं तो देयर विल बी नो इकोनॉमी, नो इकोनॉमी इज द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। अगर 1 एंड 2 करते तो कभी कभी होता क्या है यार, 2 प्रपोजल हम एक साथ ले रहे हैं ना, तो हो सकता है हमें किसी फायदा मिल जाता है। फायदा मिल जाता है मतलब यार कोई लेबर है जिसमें मैं पैसा लगा रहा हूं तो इसमें भी काम करेंगे, कोई मशीनरी है जो इसमें भी यूज हो जाएगी, इसमें भी यूज हो जाएगी, तो उसकी वजह से जितना एक दोनों को मिलाकर लग रहा है वैसे 3,15,000, पर वो और भी कम हो सकता था, पर बोले नहीं ऐसा कोई फायदा नहीं है। अगर आप 1 एंड 2 को करते हो तो आपको टोटल लगेगा 3,15,000, कोई फायदा नहीं। और पैसा कितना आएगा? और पैसा भी कोई फायदा नहीं है, पैसा भी टोटल मिलाकर आ जाएगा। ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 2,90,000 प्लस 1,85,000, तो पैसा आएगा 4,75,000। तो 4,75,000 माइनस 3,15,000, एनपीवी कितने का आ गया? 1,60,000। अगर 1 एंड 2 करते तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसका टोटल कर देना, इसका टोटल कर लेना, बात खत्म। ठीक सर, 1 एंड 3 भी कर सकते हैं कि? हाँ जी, आप 1 एंड 3 भी कर सकते। 1, अगर 1 एंड 3 करते तो फिर थोड़ा सा फायदा दिख रहा है इन्वेस्टमेंट। 1 और 3 मिलाकर बताओ टोटल कितना जा रहा है? वैसे तो 4,70,000 जाता, 4,70,000, पर 1 एंड 3 करने से आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 4,40,000 ही जाएगा। मतलब देखा जाए तो मेरा 30,000 का फायदा है। मतलब कैश आउटफ्लो कितना जाएगा? सर कैश आउटफ्लो जाएगा 4,40,000, मेरा 30,000 का फायदा यहां मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक, ओके। और पैसा कितना आएगा? 2,90,000, 6,90,000 आएगा। तो सर 6,90,000, 6,90,000 माइनस 4,40,000, तो सर एनपीवी कितने का है? एनपीवी 50। ठीक है जी। सर 2 एंड 3 भी तो कर सकते हैं। 2 एंड 3 मतलब किस किस की बात हो रही है? 2 एंड 3 इन दोनों की बात हो रही है। पैसा कितना? देयर आर इकोनॉमीज टू बी अचीव इन मार्केटिंग एंड प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट बट नॉट इन इन्वेस्टमेंट। वो बोल रहा भाई साहब ऐसा है, इसकी बात है 2 एंड 3, इसमें पैसा लगेगा तो उतना ही, दोनों को जोड़ के 2,70,000 प्लस 1,15,000, तो टोटल मिलाकर 3,85,000 लगे। अगर मैं 2 एंड 3 को करूं तो
लेकिन जो पैसा आना चाहिए वो आना चाहिए 5,85,000, बट पैसा कितना आएगा, बोले पैसा आएगा 6,20,000। तो इट मीन्स पैसा कितना आएगा, 1,20,000। मतलब सर फायदा है इसमें भी, यस। कितने का फायदा दिख रहा है, 6,20,000 माइनस 5,85,000, तो 35,000 का फायदा है। किसमें, कैश इनफ्लो में। एनपीवी बोलो ना, हमें 35,000 से क्या लेना देना। तो 6,20,000 माइनस 3,85,000, एनपीवी आ रहा 2,35,000। तो कॉम्बिनेशन बनाना है भाई। और लास्ट वाला क्या बोल रहा है, लास्ट वाला अगर हम तीनों ही प्रोजेक्ट करते हैं तो इकोनॉमीज नोटेड विल स्टिल गुड, मतलब जो इन्वेस्टमेंट में फायदा हो रहा था वो भी फायदा होगा, जो कैश इनफ्लो में फायदा हो रहा था वो भी फायदा होगा। बट क्योंकि तीनों प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको हो सकता प्लांट लगेगा एक्स्ट्रा, उसके लिए 1,25,000 और लगेगा, क्योंकि तीनों प्लांट के लिए हमारे पास जगह नहीं है, हमें स्पेस लगे, 1,25,000 खर्च। तो अगर तीनों की बात करूं, तीनों में पैसा कितना लग रहा है, मैं तीनों को ऐड करूं सर, 2,00,000 प्लस 1,15,000 प्लस 2,00,000 प्लस 1,25,000 स्पेस का, सर 7,10,000। लेकिन उसने बोला है कि 30,000 का जो फायदा हो रहा था ना, याद करो, तो वो 30,000 का फायदा होगा माइनस 30,000 इकोनॉमीज। सर 6,80,000, तीनों मिलाकर 6,80,000। पैसा कितना आएगा सर, 2,90,000 प्लस 1,85,000 प्लस 4,00,000 प्लस 35,000, 9,10,000। तो ये सब आपको, वो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक। 9,10,000 और 6,80,000। बताओ किसमें एनपीवी सबसे ज्यादा है, सर एनपीवी सबसे ज्यादा है इसमें 2,50,000। तो हमें 1 और 3 करना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है जी, ठीक है सर, देख लोगे, हाँ सर हो जाएगा, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 45 शिवा लिमिटेड वाला क्वेश्चन देख लेके इसको। देखा, शिवा लिमिटेड इज प्लानिंग इट्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, 5 प्रोजेक्ट है। प्लीज ये वाला क्वेश्चन देखकर चले जाना, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। तो लिखा है शिवा लिमिटेड भाई साहब ये क्या कर सकता, बोले 5 प्रोजेक्ट है और सबकी सबका एनपीवी पॉजिटिव, और कट ऑफ रेट है 15%, मतलब 15% से डिस्काउंटिंग किया और एनपीवी निकाल लिया और एनपीवी पॉजिटिव, ठीक है। तो बोले पैसा इतना लगेगा और एनपीवी पॉजिटिव है, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम है कि सिर्फ हम 1,20,000 ही खर्च कर सकते, पर पैसा जो लग रहा वो तो 1,20,000 से ज्यादा है। अब कौन कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए, सर जिसमें एनपीवी ज्यादा है इसमें लगाना चाहिए, ठीक, उसके बाद इसमें लगाना चाहिए भाई। लेकिन जिसमें, इसमें तो नो डाउट कि 35,000 लग रहा है, पर मैं आपसे बोल रहा हूं कि हो सकता है इसका देखूं 15,400, इसका देखूं 18, मुझे कहीं ना कहीं तो डिसाइड करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं, तो सबसे पहले हमको रैंक देना पड़ेगा कि हम किस किस प्रोजेक्ट में पैसा लगा। कैपिटल स्पेंडिंग लिमिट से आपको, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दैट इज अगर ये डिविजिबल है तो चाहे ये कुछ भी क्यों ना हो, सबसे पहले आप एनपीवी इंडेक्स निकालना। एनपीवी इंडेक्स का फॉर्मूला है एनपीवी डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, मतलब 1 रुपया पर कितना एनपीवी। तो सर कैसे निकलेगा, 15,400 डिवाइडेड बाय 50.31, 18,700 डिवाइडेड बाय 40.47, इस तरह से एनपीवी इंडेक्स निकल। अब यहां देखोगे तो सबसे ज्यादा ये 1 रुपया पर, इस पे सबसे ज्यादा एनपीवी, मतलब इसको मैंने रैंक दे दिया। इसमें तो मुझे पैसा लगाना है, सबसे कितना रुपए खर्च करना है, 1,20,000। इसको रैंक 1 दिया है, मतलब 35,000 रुपए तो खर्च कर ही सकता हूं। टोटल खर्च कितना, लिमिट कितना है, 1,20,000। फिर किस में पैसा लगाऊं, रैंक 2 में पैसा लगाऊं, मतलब 40,000 और खर्च कर सकता। 35 हो गया, 40,000 हो गया, कितना हो गया भाई, 35,000 प्लस 40,000, तो 75,000 खर्च हो। फिर इसमें लगाऊंगा, इसमें कितना लगने वाला है सर, इसमें 25,000 लगने वाला है। 25,000 है क्या, यस सर, इसमें भी लगा सकते हैं।
तो सर उस हिसाब से आप 1 लाख खर्च कर चुके हो और प्रोजेक्ट हो गया आपके पास। ई को आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद आपने बी को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद सी को एक्सेप्ट कर लिया। अभी आपके पास कितना है? 20,000। अब हम डी में लगाएंगे, पर डी में तो 30,000 लग रहा है, पर हम लगाएंगे सिर्फ 20,000, मतलब पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एक्सेप्ट। तो फिर सर एनपीवी क्या कितना आएगा? फिर एनपीवी 11.2 हमको पूरा नहीं मिलेगा, हमको मिलेगा प्रोपोर्शनेट 11.2 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाय 30,000, 7.5 के आसपास। ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। 7 पॉइंट कुछ आया था, 7.4647 आया था इन्होंने, तो 120 खर्च कर दिए। डी को मैंने पार्ट में एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है सर। तो बाकी प्रोजेक्ट एक को रिजेक्ट कर देंगे और 2/3 सिर्फ डी में लगाएंगे। और सर अगर डिविजिबल नहीं है तो मतलब हम पार्ट में नहीं खरीद सकते, तो फिर आपको कॉम्बिनेशन ही बनाना पड़ेगा। और कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बनाएंगे? 1,20,000 के अंदर अंदर खर्च करना है, तो पहला तो ये ले लो भाई 35,000। दूसरा कौन सा ले लेते हैं? ये 40,000, 35,000, 40,000। और तीसरा कौन सा ले लेते हैं? सी। या फिर क्या ले सकते थे? फिर कॉम्बिनेशन बना लो इन्हीं 3 में। और चौथा ए तो हमने वैसे ही रिजेक्ट कर दिया था, 5th रैंक है उसको रिजेक्ट कर दिया, तो इन्हीं चारों में से कॉम्बिनेशन बनाकर देख लेना, जिसमें ज्यादा एनपीवी आया उसको ए बी सी और ई बी सी और ई बी डी मिला, ठीक है। इलस्ट्रेशन है पर आ सकता, दिस इज कैपिटल। मॉडिफाइड आईआरआर क्या मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं? यस। तो इस पे अगर मैं टाइम पास ना करूं तो चल जाएगा, और ऑलरेडी पूछ चुका है इस अटेम्प्ट में, तो टाइम पास नहीं करोगे। मैंने ये कहा कि आईआरआर का क्या एजम्पशन है? सर आईआरआर का ये एजम्पशन है कि इंटरमीडियरी कैश फ्लो किस पे री इन्वेस्टमेंट होता है? खुद आईआरआर पे, पर एक्चुअल में ये नहीं होता। किस पर री इन्वेस्टमेंट होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस मैटर पे मैं बात कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 चाहो तो कर लेना, पर वही चीज मैंने आपको बताया, मॉडिफाइड आईआरआर निकाल। क्वेश्चन नंबर 47 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा एटी लिमिटेड, हालांकि ये मॉडिफाइड आईआरआर का क्वेश्चन नहीं है, पर उसने क्या बोला? सबसे पहले सर ये कैश फ्लो दिया है 10,000 2,000, सबसे पहले इसमें तो पैसा बहुत कम लगा, तो बोल रहा कि पे बैक पीरियड निकालिए। तो पे बैक पीरियड, सिंपल पे बैक पीरियड निकालना, तो सर इसमें तो 3 साल, और इसमें जो पैसा आने वाला है वो सेकेंड ईयर से आने वाला, तो इसका तो पे बैक पीरियड और, पर ये यहीं रिकवर हो गया। और इसमें मतलब पे बैक पीरियड निकाल लो कि यस, और पे बैक पीरियड निकल गए मेरे ख्याल से। पे बैक पीरियड में कोई दिक्कत नहीं होगी, पे बैक पीरियड निकल गए, एक का 3 साल, एक का 2 साल, और एक का 3 साल। और हमारा स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड है 2 ईयर्स, मतलब टारगेट हमें 2 साल में पैसा रिकवर करना है, सिर्फ 2 साल में रिकवर होना चाहिए, उस हिसाब से हमें प्रोजेक्ट बी में पैसा लगा देना, ठीक। ओके। एनपीवी बोला है अगर 10% डिस्काउंट, सर ये तो हो जाएगा। और पेबैक पीरियड ज्यादा वेट देता है कट ऑफ के बाद को, बेकार की बात है। पेबैक पीरियड के साथ समस्या क्या है? वो कट ऑफ के बाद का कैश फ्लो नहीं लेता, मतलब 2 साल में रिकवर हो गए ना, तो उसके बाद के कैश फ्लो को कंसीडर ही नहीं करता, तो ज्यादा वेट कहां से देगा? तो मेरे ख्याल से थियोरेटिकल क्वेश्चन आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 48 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 48, वो एनपीवी और आईआरआर का, ये तो सिर्फ इलस्ट्रेशन है सर, स्किप कर सकते हैं कि स्किप कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर 49, 49 में पे बैक पीरियड, एआरआर, आईआरआर, एनपीवी, ये सब आराम से हो। मैं अब उन्हीं क्वेश्चन को लेते हुए चल रहा हूँ जिसमें कुछ काम की बात। आईआरआर और एनपीवी, अगर आईआरआर और एनपीवी के बेसिस पे डिसीजन देना है तो सबसे ज्यादा अच्छी मेथड है एनपीवी, ठीक। ओके। अब आ जाते हैं भाई रिप्लेसमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्लेसमेंट के मैटर पे हम। रिप्लेसमेंट अच्छा टॉपिक, ठीक है, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक लूं, मतलब मेरे लिए तो, आपके लिए 2 सेकंड का ब्रेक है, उसके बाद हम रिप्लेसमेंट। ओके सर, अब बात किसकी करें? अब बात है रिप्लेसमेंट की, भाई साहब, भाई साहब, बहुत इश्यू है। मतलब ऐसा है कि यार, एक तो ब्लॉक ऑफ एसेट्स कॉन्सेप्ट, देखो रिप्लेसमेंट में एक बात खास है,
क्वेश्चंस बड़े सारे हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे से है हो गए ना तो वो क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल आसानी से बन जाएगी। इट मीन्स मेरे लिए ये दो एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दो एग्जाम्पल्स को अच्छे से कर लो प्लीज। इसमें मैं ब्लॉक ऑफ एसेट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है जिसके नाम से बच्चे डरते हैं वो डिस्कस करूंगा, बिल्कुल इत्मीनान से समझना। पहला ये एग्जाम्पल ले रहा हूं रिप्लेसमेंट के, और मैं मान के चल रहा हूं कि ब्लॉक ऑफ एसिड्स वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, नो ब्लॉक ऑफ एसिड। ओके, तो रिप्लेसमेंट में होता क्या है बेटे? होता सिंपल सी बात है, यहीं से समझाऊं क्या? हाँ सर आप यहीं से समझा, तो सुनो। करीब करीब कुछ साल पहले, कब, करीब करीब 4 साल पहले, वैसे तो ये जीरो है पर आज से 4 साल पहले, -4 बोल दूं? यस सर, 4 साल पहले मैंने जो मशीन खरीदा था वो खरीदा था 1,10,000। ठीक है सर, 1,10,000 की हमने मशीन खरीदी। ठीक है, अब आगे, आगे कितना साल हो चुका है सर? 4 साल हो चुके हैं पूरी तरह, ये 4 साल निपट चुके। ठीक है, और उस समय उसकी सैलवेज वैल्यू क्या थी सर? सैलवेज बता दी। उस समय उस मशीन की सैलवेज वैल्यू थी 10,000, और उस समय लाइफ था 10 साल। 10 साल हो, 4 साल हो चुके, तो बताओ अभी रिमेनिंग लाइफ कितनी बची है? सर रिमेनिंग लाइफ अभी बची है 6 साल। ठीक है, कोई मशीन खरीदा था 4 साल पहले, उस समय लाइफ थी 10 साल, और अभी कितनी साल लाइफ बाकी है? 6 साल। अब मेरा ये मानना है कि यार आने वाले 6 साल तक चलाऊंगा। वैसे अभी इस मशीन की बुक वैल्यू क्या हो गई होगी सर? हर साल मतलब SLM मेथड डेप्रिसिएशन है, तो 4 साल हो चुका है, तो अभी इस मशीन की बुक वैल्यू, हर साल का डेप्रिसिएशन 10,000 10,000 10,000 10,000, 1,10,000 में से 40,000 माइनस किया, तो अभी इसकी बुक वैल्यू है 70,000। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब मेरा ये मानना है कि अगर मैं इसी मशीन को चलाऊंगा तो कितना कमा लूंगा आने वाले 6 साल तक? 6 साल बाकी है अभी, आने वाले 6 साल तक मेरा ये मानना है कि अगर मैं यही मशीन चलाऊं तो 55,000 पर एनम कमाऊंगा ही कमाऊंगा। पर हुआ क्या, जब मैं मार्केट रिसर्च किया, मार्केट में घूमा, तो मुझे ऐसा पता लगा कि भैया जो आपके पास मशीन है उससे अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीन आ गई है। उसकी वजह से मेरा लेबर का कॉस्ट कम पड़ेगा, सेम काम वही करना है, काम क्या करना है? कैलकुलेटर ही बनाना है, पर अब हम मशीनरी के थ्रू काम करने वाले हैं। न्यू मशीन, बेटर टेक्नोलॉजी, एफिशिएंसी ज्यादा है, जो हमारा मटेरियल वेस्टेज है वो कम हो जाएगा, लेबर का खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि आजकल जो मशीन है ना उससे मशीन से, ठीक है सर, उस मशीन से मैं ये सोच रहा हूं अगर मैं ओल्ड मशीन नहीं चलाता हूं और इसकी अपेक्षा मैं न्यू मशीन खरीद लेता हूं, न्यू मशीन, और उसकी लाइफ कितना है? उसकी लाइफ 6 साल ही मानना पड़ेगा, जितनी पुरानी मशीन की लाइफ है, रिमेनिंग लाइफ उतनी ही लाइफ हम न्यू मशीन का मान के चलेंगे। अगर मैं न्यू मशीन खरीदता हूं तो बोलो कॉस्ट कितना आएगा? कॉस्ट कितना पड़ रहा है मुझे? 3 लाख। इसकी लाइफ 6 साल है, और इसको बेचने से 6 साल बाद बेचूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? मुझे मिलेगा 60,000। और सर इससे कितना कमा लोगे? CF80, और इससे हम हर साल कमाएंगे 1,45,000 पर एनम। अब बता दो, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पुरानी मशीन से, ओल्ड मशीन से हर साल कितना कमाता आने वाले 6 साल तक। याद रखना ये जीरो है, यहां से 6 साल गिनना है सर। उससे हम कमाते 55,000, पर अगर मैं न्यू मशीन खरीद के चलाऊं तो 145, तो हर साल सर एक्स्ट्रा मिलने वाला है। इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल, एक्स्ट्रा मतलब इंक्रीमेंटल, इसको बोला जाता है इंक्रीमेंटल CF80। 1,45,000 माइनस 55,000, हर साल 90,000 तो हम कमाते ही कम, हर साल
मुझे आने वाले 6 साल तक हर साल 90,000 मिलने, 1 2 3 4 5 6, 6 साल तक हर साल 90,000 रुपए मिलने वाला है। सर खरीदो ना बेटे, खरीदने में पैसा लगेगा ना। और पैसा कितना लग रहा है, खरीदने में कितना पैसा लग रहा है? सर खरीदने में आपके जेब से 3 लाख रुपया जाने वाला है। बट ओल्ड मशीन को क्या करूंगा? सर ओल्ड मशीन को बेच दीजिए। अब ओल्ड मशीन कितने की बिकेगी? बुक वैल्यू तो 70,000 है, तो ओल्ड मशीन कितने की बिकेगी? कहीं ना कहीं दिया रहेगा, कहीं ना कहीं दिया रहेगा, और ये दिया है 85,000। तो ओल्ड मशीन को आज हम बेच सकते हैं 85,000। अगर मैं कहता हूं टैक्स जैसी कोई बात पिक्चर में नहीं है, जरा सोच के बताना, आज मेरे जेब से नेट कितना पैसा जाएगा? नेट को इंक्रीमेंटल बता सकते हो? इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो कितना? सर 3 लाख रुपए जाएगा बिल्कुल, पर ओल्ड मशीन को बेचने से -85,000 आ भी जाएगा। तो अगर टैक्स की बात नहीं है तो सर आज मेरे जेब से 2,15,000 जाएगा आज। और हर साल कितना आएगा एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा सर इंक्रीमेंटल हर साल आएगा 90,000 रुपए। ठीक। और भी सोचो, अगर मैं ओल्ड मशीन को ही बेचता, ओल्ड मशीन को, मान लो मैं न्यू मशीन नहीं खरीदता, मैं ओल्ड मशीन ही चलाता, तो उस कंडीशन में ओल्ड मशीन को बेचने से 10,000 रुपए मिलता। मैं सोच रहा हूं अगर ओल्ड मशीन को मैं यहां नहीं बेचता, इसी को चलाता, तो 10,000 मिलता। जबकि न्यू मशीन को अगर चलाता हूं और फिर लास्ट में बेचता हूं तो 60,000 मिलता। तो एक्स्ट्रा बेचने पे भी तो एक्स्ट्रा मिल रहा है, और बेचने पे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? 50,000। दिस इज इंक्रीमेंटल टर्मिनल वैल्यू। ठीक है, अभी कोई ब्लॉक ऑफ एसेट्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है सर, और हम देखते हैं, बताओ कितना पैसा एक्स्ट्रा जा रहा है? सर 2,15,000। कितना पैसा आ रहा है? 90,000, 90,000, 90,000, 90,000, 90,000। और लास्ट में एक्स्ट्रा कितना आएगा? सर लास्ट में इंक्रीमेंटल टर्मिनल वैल्यू कितना? 50,000। बस एक दिक्कत है सर, ओल्ड मशीन को आज कितने में बेच रहे हो? 85,000 में। और सर उसका बुक वैल्यू कितना है? 70,000। और सर कोई ब्लॉक ऑफ एसेट्स है क्या? कोई ब्लॉक ऑफ एसेट जैसी कोई चीज ही नहीं है। सिंगल और सेवरल मशीन की बात ही नहीं करूंगा। तो उस कंडीशन में सर बेचोगे तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स भी तो आएगा, उसको भी तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब बेचने से 85,000 नहीं आएगा, उसमें से बुक वैल्यू माइनस करोगे, और जो कैपिटल गेन होगा उस पर टैक्स भी लगेगा, वो टैक्स भी तो 85,000 से माइनस करोगे, वो मेरे पास नेट आएगा। हाँ जी, वो चीज मुझे कंसीडर करना है, बस इतनी सी बात है। और हमें ये डिसाइड करना, अगर एनपीवी पॉजिटिव आता है, एक सेकेंड, हाँ मैं क्या बोल रहा था, अगर एनपीवी पॉजिटिव आता है तो हम लोग मशीन को रिप्लेस कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, देखिए सबसे पहले इंक्रीमेंटल कैश आउट, आज न्यू मशीन खरीदोगे तो 3 लाख, और अगर ओल्ड मशीन को बेचोगे तो 85,000। WDV है 70,000, कैपिटल गेन है 15,000, टैक्स है 4,500। 85,000 में से 4,500 घटा दूंगा तो 80,500। ये आ गया मेरा टोटल ऑफ ए, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अच्छा, इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोस 1,45,000 -55,000, 90,000 आएगा। कितने साल तक आएगा? 6 साल तक। और लास्ट में मेरा 50,000 एक्स्ट्रा भी आएगा। तो ये आ गया मेरा इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो। एनपीवी पॉजिटिव है, एनपीवी पॉजिटिव है तो मशीन शुड बी रिप्लेस। ठीक, मैं फिर से बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट मेन है, बस कॉन्सेप्ट समझ लेना, दिक्कत। ओके सर, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 24, ये आपके लिए अल्टीमेट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं इसमें ब्लॉक ऑफ एसेट्स की बात करूं। पहले नॉर्मल क्वेश्चन, नो ब्लॉक ऑफ एसेट्स कॉन्सेप्ट। ठीक है सर, कॉस्ट है 6 लाख, और सर ये बात कब की है? 5 साल पहले। ठीक है, लाइफ है 10 साल,
मतलब 10 साल लाइफ था, 5 साल हो चुका, तो बचा कितना है? 5 साल। बुक वैल्यू है 50, हर साल 10-10 हजार रुपए डेप्रिसिएशन, तो ओल्ड मशीन का बुक वैल्यू कितना है जी? 50 हजार। ओल्ड मशीन बेचोगे मार्केट में तो कितने की बिकेगी? 70 हजार। मतलब सीधा सीधा कैपिटल गेन दिख रहा है अगर नो ब्लॉक ऑफ एसिड वाला कॉन्सेप्ट। न्यू मशीन खरीदोगे तो 3 लाख, सैलवेज है 60 हजार। इसका न्यू मशीन का, उसकी लाइफ है, डेप्रिसिएशन है 20% पर एनम। कुछ लिखा नहीं है तो सर WDV मान लेना चाहिए, पर मैं लिख देता हूं SL। इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज डिक्रीज इन कॉस्ट। आप समझो, अगर हम न्यू मशीन खरीदते हैं तो सेल्स बढ़ेगा 75 हजार से और कॉस्ट कम हो जाएगा 15 हजार। तो न्यू मशीन से टोटल मिलाकर 90 हजार का मेरा फायदा है। इसको मैं कैश फ्लो बिफोर टैक्स बोल सकता हूं, अभी डेप्रिसिएशन की बात नहीं हुई। इंक्रीमेंटल CFBT बोल सकता हूं, टैक्स का रेट है 30%। नो ब्लॉक ऑफ एसिड और ब्लॉक ऑफ एसिड, अगर कोई ब्लॉक ऑफ एसिड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है और ब्लॉक ऑफ एसिड में ओनली दिस मशीन इन द ब्लॉक और देयर आर मेनी मशीन, मतलब दो कंडीशन है। सबसे पहले नो ब्लॉक ऑफ एसिड, अगर ब्लॉक ऑफ एसिड है ही नहीं, मतलब जैसा चल रहा था वैसे चलेंगे। तो अब पहला काम है, हमको टेबल बनाना है। टेबल फिक्स है हमारा, याद रखना टेबल फिक्स है, रिप्लेसमेंट में इसी टेबल से काम होगा। सबसे पहले इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो, इंक्रीमेंटल कैश इन। इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो में क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन माइनस सेल ऑफ ओल्ड मशीन। और इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोज में क्या आएगा? इंक्रीमेंटल CFAT और इंक्रीमेंटल टर्मिनल वैल्यू। इसके लिए जो भी वर्किंग नोट बनना है वो हम बना, ठीक है जी, ओके। तो सर सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाते, इंक्रीमेंटल CFAT, ओके। इंक्रीमेंटल CFBT हमारे पास ये सेल्स सेविंग इन कॉस्ट 90 हजार। अब बात करते हैं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। पुरानी मशीन कितने की थी? 1 लाख। उस पे तो हर साल डेप्रिसिएशन लग ही रहा है 10 हजार। और न्यू मशीन खरीदते तो बोलो कितने का? न्यू मशीन 20% SLM मेथड है, SLM। तो न्यू मशीन की कॉस्ट है 3 लाख, तो 3 लाख माइनस 60 हजार इंटू 20, 48,000 आ रहा है। 30,000 क्या भाई? अच्छा सर, रेट लिया है ना तो सैलवेज को माइनस नहीं करते। 3 लाख इंटू 20, 60 हजार डेप्रिसिएशन। खुश? आप ही भूल गए सर। तो भाई इंक्रीमेंटल, तो यहाँ आ गया हमारा 60 हजार, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ गया 50 हजार, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 40 हजार, माइनस टैक्स कर दिया। और टैक्स मालूम है मुझको, इसको 2 ले लिया और इनको 1 ले लिया, 1 माइनस 2, तो इंक्रीमेंटल CFAT आ गया। अब दूसरी बात, क्या हम ओल्ड मशीन को बेच रहे हैं? यस। ओल्ड मशीन को आप कितने का बेच रहे हैं? सर ओल्ड मशीन को हम बेच रहे हैं 70 हजार और बुक वैल्यू है 50 हजार। तो टैक्स काटने के बाद हमको कितना मिलेगा? सेल्स माइनस बुक वैल्यू, कैपिटल गेन 20 हजार, टैक्स 6 हजार, तो 70 में से 6 हजार माइनस किया तो ये 4,000। यहां तक ठीक है? मैं फिर से बोल रहा हूं, ये वैसे ही वाला क्वेश्चन है, नो ब्लॉक ऑफ एसिड, कोई ब्लॉक ऑफ एसिड है ही नहीं। तो चलो, टेबल हमारा फिक्स है, इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो, इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोस। तो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 3 लाख और ओल्ड मशीन को बेचा तो 64,000 आया। इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो में इंक्रीमेंटल CFAT निकाला, और अब ये बताओ ये इंक्रीमेंटल टर्मिनल वैल्यू किधर से आया? चलो देख, इंक्रीमेंटल टर्मिनल, ओल्ड मशीन का सैलवेज तो कुछ बचा है था ही नहीं, जबकि न्यू मशीन का सैलवेज कितना है? 60 हजार। ओल्ड मशीन का बुक वैल्यू कितना है? 0। न्यू मशीन का है कभी 0, क्योंकि 20% SLM मेथड पूरी तरह से डेप्रिशिएट हो चुकी है। तो कैपिटल गेन 60 हजार आ गया, टैक्स लगने के बाद 42 आया, और इसका तो 0 है, तो 42 माइनस 0 42,000, और ये NPV पॉजिटिव आ गया। बात कर, बट हमारी किताबों में
ICAI की किताबों में पूरी तरह से ब्लॉक ऑफ एसिड वाला कॉन्सेप्ट। अब सुनो बिल्कुल ध्यान, ब्लॉक ऑफ एसिड में डेप्रिसिएशन कैसे नहीं? अगर एक ही ओल्ड मशीन होती तो उसका डेप्रिसिएशन तो निकल जाता, बट क्योंकि पर्टिकुलर ब्लॉक है तो उसमें डेप्रिसिएशन ऐसे निकालते, ओपनिंग क्योंकि ब्लॉक खत्म नहीं हुआ। क्यों खत्म नहीं हुआ? क्योंकि आप पुरानी बेच रहे हो पर न्यू खरीद रहे हो ना भाई। तो वो कैसे निकालते थे सर? ओपनिंग WDV प्लस न्यू मशीन माइनस ओल्ड मशीन, या सेल ऑफ ओल्ड मशीन करके यहां लिख दिया। ये हो गया और ये हो गया। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर मशीन ब्लॉक ऑफ एसिड है तो, और एक मशीन भी है चाहे सेवरल मशीन है, कैपिटल गेन आज बेचने पे आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पूरा ब्लॉक खत्म नहीं हुआ। देखो बात को समझो, अगर मैं रिप्लेसमेंट करने का सोच रहा हूं, सुनना ध्यान से, ये है मेरी ओल्ड मशीन और उसी ब्लॉक में ये आती है मेरी और एक न्यू मशीन। तो जरा सोचते, मेरे पास एक ही मशीन है, उस ब्लॉक में एक ही मशीन है, कोई दिक्कत की बात। जब मैं इसको बेचूंगा तो इसी ब्लॉक में दूसरी मशीन आ जाएगी, तो ब्लॉक तो खत्म नहीं हो रहा, कैपिटल गेन आएगा ही नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि इस ब्लॉक में मेरे से पास पहले से, अब ध्यान से समझना बेटे, मजा आ जाएगा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में। सर ये एक मशीन है, सिंगल ही मशीन है, उस ब्लॉक में सिंगल ही मशीन है, ठीक है। इसी को बेचने का सोच रहे हो पर उसकी जगह दूसरी मशीन खरीदोगे तो ब्लॉक खत्म हुआ क्या? नहीं। तो आज के दिन कोई कैपिटल गेन होगा नहीं। और इसमें से ये कौन सी मशीन आई सर? ये न्यू मशीन आई और ओल्ड चली गई, ब्लॉक खत्म नहीं होगा। ब्लॉक खत्म कब होगा? जब 6 साल चलने के बाद इस मशीन को बेचूंगा, तब कैपिटल गेन पिक्चर में आएगा। अगर एक ही मशीन है तो सर, पर इस ब्लॉक में तो बड़ी सारी मशीन है, ये एक मशीन है, ये भी एक मशीन है, ये भी एक मशीन। अब इसमें से मैं एक मशीन बेच रहा हूं और उसकी जगह दूसरी मशीन आ गई, अभी भी ब्लॉक खत्म नहीं हुआ और 6 साल बाद भी ब्लॉक खत्म नहीं होगा, यही आई यही चली गई। इट मींस अगर उस ब्लॉक में बड़ी सारी मशीन है, कभी भी कैपिटल गेन नहीं है। सर एग्जांपल से समझाओ, ऐसे कैलकुलेटर पेन वेन से समझ में नहीं आएगा। आओ एग्जांपल से समझ। आओ, अगर एक ही मशीन है ब्लॉक में तो क्या होगा? चलो बात करते। ओके, अगर एक ही मशीन है तो क्या होगा? पहली बात कसम खा लो, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। अब समझना, न्यू मशीन कितने का खरीदोगे सर? 3 लाख का। ओल्ड मशीन कितने का बेचोगे सर? 70,000। क्या कैपिटल गेन टैक्स आएगा? नहीं आएगा। भले ही ये मशीन थी पर वो ब्लॉक खत्म नहीं हुआ, दूसरी मशीन और आ गई, फिर ये गई है, तो कैपिटल गेन तो पक्का पक्का पिक्चर में नहीं आएगा। यहां 70, यहां तक ठीक है? ठीक है सर। अब इंक्रीमेंटल कैश इन, भाई इस पर फोकस करना। ये 7800, 78,800, 76,800 कैसे आ रहा भाई? इंक्रीमेंटल CFBT तो आप निकाल ही लो। पूरा फोकस रहेगा सर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा। अब इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ब्लॉक ऑफ एसिड, अब सुनना ध्यान, हम कैसे काम करते थे। 76,800 ये जो है ना डेप्रिसिएशन 46,000, ये कैसे निकलेगा इस पर फोकस है। ठीक है जी? हाँ सर बिल्कुल हम तैयार है। सुन बताइए कैसे? बताओ ओपनिंग WDV कितनी थी? 50,000 प्लस, और उस पे डेप्रिसिएशन हर साल कितना लग रहा था? 10,000। ये बात किसकी है सर? ये पहले की। अगर हम यही ओल्ड मशीन चलाते तो हर साल कितने का डेप्रिसिएशन लग रहा था? 10,000। एग्री? हाँ बोलो ना यार। हाँ सर, बट क्योंकि हम न्यू मशीन खरीद रहे हैं तो अब सिचुएशन क्या आ गई? अब डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? ओपनिंग WDV प्लस एडिशन माइनस सेल ऑफ ओल्ड मशीन, तो कितना आ गया? 2,80,000। अब ये आपका न्यू ब्लॉक बन गया। ओल्ड मशीन को बेचा और न्यू मशीन खरीद लिया, तो अब ब्लॉक की वैल्यू कितनी आ गई? 2,80,000। अब इस 2,80,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा 56,000।
इट मीन्स अब बताओ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, न्यू ब्लॉक पे डेप्रिसिएशन कितना है 56,000, ओल्ड ब्लॉक पे कितना है 10,000, तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ गया 46,000। ठीक है, याद रखना क्योंकि ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन है सारे। बट ये सब ना करके हमारे पास एक शॉर्टकट है इस 46,000 को, और वो कभी गलत होता ही नहीं है। हमको कुछ नहीं करना है, ये 46,000 हम सिंपल तरीके से निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 3,30,000 माइनस सेल्स ऑफ ओल्ड मशीन, कितने का बेचा 70,000, तो बोलो 2,30,000, और यही तो चाहिए था हमें, कितना 2,30,000 का कितना परसेंट, 2,30,000 का सीधा सीधा 20% निकालिए, यही आएगा 46। तो फिर मुझे इस वर्किंग की जरूरत नहीं है, सीधा मैं इसी से काम कर लूंगा, और इसी का 20 कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन माइनस सेल ऑफ ओल्ड मशीन, बात हो जाए। ठीक है, हाँ सर, दैट्स इट। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, तो ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस किया तो 76,800, और 76,800 यहां लिख दिया, तो ये क्या समझे सर, ब्लॉक ऑफ एसेट वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो टेंशन ही खत्म। तो फिर कैपिटल गेन आएगा यहाँ, तो लेकिन ब्लॉक ऑफ एसेट्स है, चाहे सिंगल मशीन है चाहे सेवरल मशीन, मायने नहीं रखता, इधर कैपिटल गेन नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन ऐसे ही निकाला जाएगा, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन माइनस सेल ऑफ ओल्ड मशीन, जो भी वैल्यू आएगी उस पर डेप्रिसिएशन। हाँ, लेकिन अब सिंगल ही मशीन थी, उस समय तो ब्लॉक खत्म नहीं हुआ, लेकिन 6 साल बाद तो ब्लॉक खत्म हो जाएगा। यस, उस समय जो भी होगा पक्का पक्का मुझे कैपिटल गेन टैक्स निकालना पड़ेगा, और कैपिटल गेन टैक्स निकालकर मैं लिख। सर आखिरी बात, सर उस ब्लॉक में अगर एक ही मशीन थी, यहां तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं आया, लेकिन यहां कैपिटल गेन टैक्स आया, क्योंकि वो सिंगल मशीन 6 साल बाद तो चली ही जाएगी, बिल्कुल। सर लेकिन बहुत सारी मशीन होती, 1 2 3, उसमें से ये वाली मशीन में निकालता और एक नई मशीन आती, तो भी ट्रीटमेंट यही होता अगर सेवरल मशीन होती तो। लेकिन 6 साल बाद ये मशीन भी बिक जाती, तो भी यहां कैपिटल गेन टैक्स नहीं आता, फिर हम यहां कितना लिखते, 60,000 का 60,000 ही लिखते अगर सेवरल मशीन होती तो। सर प्लीज इस पे एक नोट लिखवा देना ना, मैं नहीं लिखवा रहा हूं, जो मुझे नोट लिखकर डाल देगा ना टेलीग्राम चैनल पर, इसी का बस बात खत्म हो गई। अगर सेवरल मशीन होती तो मैं यहां फिर 60,000 लिखता, यहां भी कैपिटल गेन नहीं आता, क्योंकि बहुत सारी मशीन है, ब्लॉक तो खत्म ही नहीं हुआ ना, आज खत्म हुआ ना 6 साल बाद खत्म हुआ। ओके, मेरे ख्याल से मैं रिवीजन करवाने में कम और कॉन्सेप्ट समझाने में ज्यादा लगा हुआ हूं, बेकार की बात है, ऐसे में तो हो गया सर हमारा रिवीजन। ठीक है, खत्म करे, चलो 2 3 क्वेश्चन बनाते हैं और खत्म करते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बाकी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना है, पढ़े एक बार। HMR लिमिटेड रिप्लेसिंग ए मैनुअली ऑपरेटेड ओल्ड मशीन, जिसका नाम है फुली ऑटोमेटिक मशीन खरीद रहे। ओल्ड मशीन जो है वो फुली डेप्रिशिएटेड फॉर टैक्स पर्पस, मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन के रेट्स अलग होते हैं और कंपनीज एक्ट के हिसाब से अलग होते हैं। तो इनकम टैक्स के हिसाब से जो मशीन है उसका बुक वैल्यू 0 हो गया, फुली डेप्रिशिएटेड। बट अभी भी बुक वैल्यू कितना बचा है, 2,40,000, ये हमारे काम नहीं आएगा। हमें किसके हिसाब से देखना पड़ता है, डेप्रिसिएशन क्यों लगता है, टैक्स की वजह से, तो हमें किसके हिसाब से देखना है सर, हमें तो इनकम टैक्स के हिसाब से देखना है। द मशीन हैज बिगन कॉजिंग प्रॉब्लम एंड ब्रेकडाउन, और आप इसे बेच सकते हो 30,000 में, अभी एट प्रेजेंट 30,000 रुपए में बिक सकती है मशीन, और 10 साल बाद ये कुछ नहीं बिकेगी। ठीक है जी, द कंपनी हैज ऑफर्ड 1 लाख फॉर द ओल्ड मशीन एज अ ट्रेड इन, एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, ओपन मार्केट में बेचोगे तो 30,000 की, जबकि जिससे मैं न्यू मशीन खरीद रहा हूं वो बोलता भैया 30,000 में क्यों बेच रहे हो, हमको बेच दो 1 लाख में, मेरे लिए ज्यादा अच्छा कौन सा है। सर एक्सचेंज ऑफर, आप 1 लाख में बेचिए, ठीक है, और आपको न्यू मशीन कितने की पड़ेगी,
आपको न्यू मशीन 4,50,000, 4,50,000 की न्यू मशीन खरीदेंगे और ओल्ड मशीन में 30,000 में क्यों बेचूंगा? अब ये 30,000 रुपए मेरे काम का नहीं है, मैं एक्सचेंज ऑफर में डाल दूंगा, 1,00,000 रुपए मिलेगा। और सेल्वेज कितना है? 35,000। ये किसका सेल्वेज है? न्यू मशीन का। न्यू मशीन की लाइफ कितनी है? तो न्यू मशीन की लाइफ है 10 साल। The company follow straight line method of depreciation but for tax purpose SLM मेथड फॉलो करता है, पर हमारे लिए टैक्स पर्पस है 7.5% डेप्रिसिएशन है और लिखा है ओनली मशीन इन द ब्लॉक कैपेसिटी। यही तो चाहिए था। आज कैपिटल गेन आएगा कि नहीं? आज कैपिटल गेन टैक्स लगेगा ही नहीं क्योंकि ब्लॉक ही खत्म नहीं हुआ। इट मींस सेल करने पे क्या मुझे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, मुझे 1,00,000 का 1,00,000 ही मिलेगा। लेकिन सर क्या 10 साल बाद ब्लॉक खत्म हो सकता है? हो सकता, तब हो सकता कैपिटल गेन टैक्स लग जाए। ठीक है, अगर सेवरल मशीन होती ना उसी ब्लॉक में, ना तो अभी कैपिटल गेन टैक्स लगता, ना तो आगे कैपिटल गेन। और कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है ओल्ड मशीन से और न्यू मशीन से रिलेटेड। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है। अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दिया है। सुनो भैया सुनो, डेप्रिसिएशन हम किसी और तरीके से, सबसे पहले हम क्या निकाले? इंक्रीमेंटल CFBT। कसम खा लो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको इंक्रीमेंटल CFBT ही निकालना। मतलब सर इसमें से हम पहले डेप्रिसिएशन एड बैक कर दे तो CFBT आ जाएगा। यस, तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन हमने एड बैक कर दिया। ये लो डेप्रिसिएशन को एड बैक किया, ये आ गया CFBT। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला, दिस इज इंक्रीमेंटल CFBT। कितना आया? 80,000 इंक्रीमेंटल CFBT। सर इसमें से अब हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। क्या ब्लॉक ऑफ एसिड वाला कॉन्सेप्ट है? यस। तो मैंने इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था? कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 4,50,000 माइनस सेल ऑफ ओल्ड मशीन 1,00,000। तो आपका जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस पे लगेगा? 3,50,000 का कितना परसेंट? 7.5%। 26,250 हर साल रिड्यूसिंग रेट से डेप्रिसिएशन है, तो हर साल आपको अलग अलग करना पड़ेगा। मतलब 80,000 ये आया और डेप्रिसिएशन 7.5% WDV मेथड है, तो ये आ गया। तब PBT आ गया, टैक्स माइनस कर दिया तो CFAT आ गया, कैश इन ये कर दिया तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ गया। मेरे ख्याल से यहां तक कर लोगे, कोई विशेष बात नहीं। अब सर और क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू, और ये फ्यूचर में 35,000 रुपए और मिलेगा। सर 35,000 पे टैक्स लगेगा, लगना चाहिए था, सिंगल ही मशीन है। लेकिन यहां साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स में लगा भी सकता था, लगना चाहिए था, WDV मेथड है। बुक वैल्यू कुछ और हो सकता है, सेल्वेज कुछ और हो सकता है, पर क्वेश्चन में बोल दिया कि लास्ट में भी भाई कैपिटल गेन टैक्स मत लगाना, बोल दिया सबसे। ठीक सर, अगर सेवरल मशीन होती है तो कैपिटल गेन टैक्स का झंझट ही नहीं होता। ठीक है सर, यहां तक भी हो तो सर हो गए, फिर तो काम हो गया क्या? और परचेज आज पैसा कितना जा रहा? 4.5 लाख। आज कितना जा रहा? 3,50,000। बस 3,50,000 माइनस करोगे, एनपीवी पॉजिटिव, एनपीवी पॉजिटिव, मशीन शुड बी रिप्लेस्ड। बस ऐसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या? हाँ सर, अब 51 देखते हैं। अब काफी कुछ हमको समझ में आने लगा। एक सेकेंड, चलो जी 51 देखिए। यस, मशीन है, ऑपरेशन हैज बीन ऑपरेशन फॉर 3 साल, 3 साल से ऑपरेट हो रही है मशीन। ठीक है, और अभी कितना लाइफ बाकी है? 5 साल। सेल्वेज है ही नहीं है। अभी कितने की बिक सकती है ओल्ड मशीन? 2,00,000 की। तो कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू परचेस ए न्यू मॉडल, और न्यू मॉडल कितने का आएगा? 10,00,000 का। ओल्ड मशीन जब खरीदा था तब का कॉस्ट दिया है 3,30,000 और 3 साल हो चुके हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन का मेथड और नंबर ऑफ यूनिट्स दिया है, तो सर यूनिट से सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो कि तो सेल्स आ जाएगा। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट सब माइनस माइनस, इनडायरेक्ट कैश कॉस्ट ये सब माइनस करेंगे तो हम
CFBT निकाल के फिर इंक्रीमेंटल CFBT। भाई इसका चक्कर है, 3 साल पहले 330 की थी, हर साल डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, आज की बुक वैल्यू निकालना पड़ेगा। और कंपनी WDV मेथड यूज करती है, और इस ब्लॉक में सेवरल मशीन्स है। वाओ, कोई कैपिटल गेन टैक्स का झंझट ही नहीं है। इनकम टैक्स का रेट है 30% और आपको 12% से डिस्काउंटिंग करना। तो सबसे पहला काम है सर, सबसे पहला काम है कि इसकी आज बुक वैल्यू क्या है ये तो निकाल लीजिए। सर बुक वैल्यू क्यों लगेगा? वैसे बुक वैल्यू की जरूरत ही नहीं है अगर देखा जाए, पर फिर भी टाइम पास कर सकते हो। मैंने कहा कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे सर, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन माइनस सेल ऑफ ओल्ड मशीन। तो 8 लाख पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा हर साल, वही इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होगा, 20% के हिसाब से लगा देंगे। ठीक, तो बाकी तो आप काम कर सकते हो। सर ये तो हमारा इनिशियल कैश आउटफ्लो हो गया 8 लाख, बिल्कुल सही। सर कॉस्ट ऑफ मशीन दिया है, उसकी उन्होंने बुक वैल्यू निकाला। हाँ बुक वैल्यू, और फिर सर कॉस्ट, ये अल्टीमेटली 8 लाख ही तो निकालना। 8 लाख का तो मैंने शॉर्टकट दे रखा आपको, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन माइनस सेल ऑफ ओल्ड मशीन। कब की बात होगी? जब 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 ब्लॉक ऑफ एसिड वाला कॉन्सेप्ट होगा। तो वैसे भी हम कर सकते, तो फिर ये तो कर लोगे, सेल्स माइनस कॉस्ट, तो ये आ गया प्रॉफिट बिफोर, ये हो जाएगा सर 390। 390 आ गया प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो, कितने का निकालोगे? 8 लाख का निकला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स, नेट कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये आ गया। और 40,000 सर इस पे कैपिटल गेन टैक्स बिल्कुल भी नहीं आएगा अब तो। सर इग्नोर टैक्स नहीं लिखा है, मत लिखा रहने दो, सेवरल मशीन है। कैपिटल गेन टैक्स ना अभी होगा ना तो 5 साल बाद होगा, 5 साल या 10 साल बाद, कभी भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं। ओल्ड मशीन 40,000 की बिकेगी, हमने सीधा, ठीक है। और कैश आउटफ्लो को माइनस कर दिया, तो ये एनपीवी पॉजिटिव है, मशीन शुड बी रिप्लेस्ड। ठीक है जी, वाओ सर, सिंपल तो है, मजा आ गया। सर और कोई क्वेश्चन है क्या? मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन करवाया हूं, मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत होगी। हाँ, सारे क्वेश्चन रिपीट है भाई साहब। सर इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स आराम से हो जाएगा। अब ये मत बोलना कि हमसे बनेगा नहीं, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन। अब कुछ नया क्वेश्चन दिखेगा तो ही करवाऊंगा। हो गए सर। अब इस ब्लॉक ऑफ एसिड के अलावा भी कुछ नया दिखेगा तो ही हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, प्लीज इसको देख लेना, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें कुछ एलोकेटेड कॉस्ट, हाँ सर हमको मालूम है, हमको एलोकेटेड कॉस्ट तो वैसे भी नहीं लेना। वाओ कितने समझदार। ठीक है, तो सर हो जाएगा ये क्वेश्चन। और जिनको ब्लॉक ऑफ एसिड वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया भैया, चैनल है और चैनल में आप डाउट्स पूछ सकते। मैं हर चीज नहीं करवा पाऊंगा, ऐसे में हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही खत्म नहीं। सर बाकी सारे रिपीट क्वेश्चन है, बाकी सारे रिपीट क्वेश्चन है, पर आप प्रैक्टिस कर लेना, आप ये नहीं बने हो। अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन वाला। ये तो सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन है रिप्लेसमेंट के, थोड़े अलग क्वेश्चन है वाले क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59 थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ये करना जरूरी है। बाकी सब वही ब्लॉक ऑफ एसिड वाला क्वेश्चन है, और वो वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस एरिया से पूछ सकते। क्वेश्चन नंबर 59 पढ़े जी। 59 अच्छा क्वेश्चन। जनरल मैनेजर दे रखा, रिप्लेसमेंट ऑफ 5 ईयर ओल्ड, 5 साल पुराना मशीन है आपके पास। द कंपनी हैज टू इनकर एक्सेसिव मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट है 0 WDV, बुक वैल्यू 0, जो ओल्ड मशीन है उसका बुक वैल्यू 0। कोई ब्लॉक ऑफ एसिड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये यही तो मुझे करवाना था।
बोल रहा है कि आप चाहो तो इसको इंप्रूव कर सकते हो, मॉडर्नाइज कर सकते हो, जो ओल्ड मशीन है ना उसी में कुछ मॉडर्नाइज कर सकते हो, ओवरहॉलिंग कर सकते हो, मेजर रिपेयर कर सकते हो। 1,40,000 खर्चा आएगा और वो मशीन जो पुरानी वाली थी कम से कम भैया और 5 साल चल सकती। उसकी अपेक्षा एक काम करो, जो पुरानी मशीन है, नहीं जो हम मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं ना, अगर उसमें कुछ ऐसा इंप्रूव कर दिया जाए तो पुरानी मशीन को 5 साल बाद कितने में बेच सकते हो। तो मॉडर्नाइजेशन वुड हेल्प इन मटेरियल हैंडलिंग एंड रिड्यूसिंग लेबर मेंटेनेंस। इसकी अपेक्षा और एक अल्टरनेटिव है कि पुरानी मशीन बेच ही दो ना यार, क्यों मॉडर्नाइजेशन, उसमें फिर और कुछ ठीक ठाक करोगे फिर चलाओगे, 1,40 क्यों खर्चा करना, जबकि न्यू मशीन 3.5 लाख की अवेलेबल है और न्यू मशीन 60,000 की बिक जाएगी, ठीक है, 5 साल में। न्यू मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर एफिशिएंट एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। पुरानी मशीन में कुछ नहीं कर रहे थे तो इतना, मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं तो इतना, और अगर न्यू मशीन खरीदते हैं तो इतना खर्चा आ रहा। मतलब देखो 1,20,000 का खर्चा आ रहा था अगर हम मॉडर्नाइजेशन नहीं करते। तो पुरानी मशीन चलाते तो उसको चलाने का खर्चा है 1,20,000, पर उसमें हम मॉडर्नाइजेशन कर रहे तो सिर्फ 70,500। सर मतलब हम कितना बचा पाएंगे, 1,20,000 माइनस 70,500, उस हिसाब से सर इसके थ्रू हम 49,500 बचा पाएंगे। लेकिन अगर इसकी जगह न्यू मशीन खरीदते तो और फायदा, 1,20,000 खर्चा माइनस 39,500, तो सर 80,500 रुपए बचा पाएंगे सेविंग्स। बस ये सेविंग्स है, कितने साल तक, 5 साल तक, और फिर तो काम कर लोगे, फिर कुछ नहीं बचा। टैक्स रेट है 50%, डिस्काउंटिंग रेट है 10%। बताइए क्या करना चाहिए। तो एक अल्टरनेटिव, पहले डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, ठीक है, निकाल लिया डेप्रिसिएशन। अब 49,500 यहाँ बच रहा है, बिना डेप्रिसिएशन मत ले लेना भाई, डेप्रिसिएशन को जोड़ लिया था क्या, नहीं सर 4 चीज लिया था। और यहाँ 80,500 माइनस क्या कर दोगे, डेप्रिसिएशन, सेविंग्स आएगा, टैक्स और डेप्रिसिएशन ऐड बैक करोगे, इतना 5 साल तक फायदा, और न्यू मशीन खरीदने से 5 साल तक इतना फायदा। अब उसका प्रेजेंट वैल्यू कर, प्रेजेंट वैल्यू कर लोगे, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आएगा, साथ में सैलरीज भी आएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। और हमें मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए न्यू मशीन खरीदने की अपेक्षा। अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज करके जाना। सर क्वेश्चन नंबर 60, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ब्लॉक ऑपोजिट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, देख ले एक बार। लिखा लॉकवुड लिमिटेड wants to replace its old machine with new automatic machine। ओल्ड मशीन को रिप्लेस कर रहा है और न्यू ऑटोमेटिक मशीन खरीदने का। दो मॉडल है, ए और बी, दोनों के दोनों में पैसा लगाओगे आज, चाहे ये खरीदो चाहे ये। इट मीन्स अब रिप्लेस करना, तो रिप्लेस करने में भी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मॉडल ए खरीदो या तो मॉडल बी खरीदो, और दोनों कितने का है, 5 लाख। सेल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन 1 लाख रुपए मिलेगा, ओल्ड मशीन को बेचोगे तो 1 लाख रुपए मिलेगा ही मिलेगा। मैं मान के चल रहा हूं अभी कैपिटल गेन का कोई झंझट नहीं। द यूटिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, जो एग्जिस्टिंग मशीन है, मशीन मशीन को तो बेच रहे हो, पर उसमें और भी तो यूटिलिटीज लगती है। उसका क्या, मशीन तो बेच ही दोगे, 1 लाख मिलेगा, पर यूटिलिटीज का क्या करोगे, कुछ पार्ट्स वार्ट्स होगे, बोले उसका क्या करोगे। तो पार्ट्स तो नहीं बोल सकते सर, समझ में आता हमको यूटिलिटी। तो यूटिलिटीज ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन कैन बी यूज्ड, भाई वो जो है ना, मशीन तो बेच रहे हो 1 लाख का, पर ये जो यूटिलिटीज लगा है ना, बोले इसको यूज कर सकते हो, ठीक है भाई, कितने में। तो यूटिलिटीज ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन कैन बी यूज द कंपनी, पर अगर आप मॉडल ए खरीदते हो, मॉडल ए खरीदते हो तो यूटिलिटीज को यूज कर सकते हो। इसके अलावा एडिशनल यूटिलिटीज भी लगेगा, और कितने का लगेगा, 1 लाख। अगर मैं मॉडल ए खरीदता हूं, 5 लाख गया, 1 लाख ओल्ड मशीन का आया, और यूटिलिटीज जो पुराना है वो तो यूज करूंगा, और 1 लाख का और यूटिलिटीज खरीदना पड़े। पर अगर मैं मॉडल बी में जाता हूं, इफ द कंपनी परचेसेस बी, देन ऑल एग्जिस्टिंग यूटिलिटीज विल हैव टू बी रिप्लेस विद, मतलब इसमें तो भाई पूरा ओल्ड यूटिलिटीज को बेचना ही पड़ेगा और न्यू यूटिलिटीज खरीदना पड़ेगा। और ओल्ड का बेचोगे तो -0.2 आएगा आपको, ओल्ड वाला बेचोगे, न्यू वाला ज्यादा लगेगा आपको, ठीक है। और कैश फ्लो दिया हुआ है,
और कैश फ्लो दिया हुआ है तो दोनों का कैश फ्लो दिया है, ठीक है, और फैक्टर भी दिया है, डिस्काउंटिंग रेट है 15%। तो आपको क्या निकालना है? बहुत कुछ निकालना है, एनपीवी, पे बैक पीरियड, वो तो सब हो जाएगा, पीआई वीआई। तो सबसे पहले 5 लाख, 1 लाख कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, सेल्वेज ऑफ ओल्ड मशीन 1 लाख 1 लाख, और यहाँ 20,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। और फिर फटाफट से आप आंसर निकाल ले, जिसमें एनपीवी ज्यादा है उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। दैट्स इट। बाकी पे बैक पीरियड वगैरह आपने कहा। क्वेश्चन नंबर 61, अत्यंत गंदा क्वेश्चन, ये फाइनल में भी डाल दिया इंस्टीट्यूट, पागल हो गए हैं। अत्यंत गंदा, अत्यंत गंदा तो नहीं कह सकते, रट्टा क्वेश्चन है, रट्टा। सर एक बार करवा ही दो तो ज्यादा अच्छा। सुनो, इसको रटना पड़ेगा भैया, रटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बहुत रटवाने की, हो जाए तो बहुत अच्छा है। हालांकि मैं इसको करवा सकता हूँ, पर मेरे प्रेजेंटेशन से आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपको तो इंस्टीट्यूट का ही प्रेजेंटेशन। तो ए एन कंपनी जो है वो ओल्ड मशीन को रिप्लेस करना, न्यू मशीन 90,000 की आएगी 5, उस पे हर साल 10,000 का खर्चा है, कितने साल तक? 8 साल तक। और 8 साल बाद वो 20,000 की बिक जाएगी। मुझे बताओ कि न्यू मशीन का टोटल खर्चा कितना? आज 90,000, हर साल 10,000 जाएगा, और लास्ट में कितना मिलेगा? 20,000। तो टोटल कितना खर्चा आ रहा? सर टोटल खर्चा आ रहा 1,28,335। ठीक, ये 90,000 आज, और सर ये प्रेजेंट वैल्यू निकाला, 10,000 का जो मेंटेनेंस का खर्चा है, और 20,000 सैलरीज मिलेगा। तो टोटल कितने साल का खर्चा है? 10 साल का। तो क्या मुझे इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट बता सकते हो? यस सर, मतलब डिवाइडेड बाय मैंने प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से किया, तो 28,600। तो सर इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन आ रहा है 28,600। अब हद हो गई, मैं मान के चल रहा हूं कि न्यू मशीन की ये कॉस्ट है 28,600। अब मेरा क्वेश्चन है कि इस ओल्ड मशीन को आज ही रिप्लेस करे, कि 1 साल बाद करे, कि 2 साल बाद करे, कि 3 साल बाद करे, कि 4 साल बाद? ठीक है सर, अगर मैं आज ही रिप्लेस करता हूं तो मेरे जेब से आज जाएगा 28,000। सर 28,600 कहां जा रहा है? ज्यादा जा रहा है यार कुछ, मैं एनुअल बता रहा हूं, एनुअल कॉस्ट कितना जा रहा है? 28,600। पुरानी मशीन का मेंटेनेंस का कुछ लगेगा नहीं, और आज ही मेरे पास कितना आ जाएगा? 40। अगर मैं आज ही रिप्लेस करूं, और सर अगर हम 1 साल बाद खरीदे न्यू मशीन, तो 1 साल बाद रिप्लेस करें, तो 1 साल बाद मेरे पास से जाएगा मेंटेनेंस का, कब कितना जाएगा? सर मेंटेनेंस का 10,000 जाएगा, 1 साल का फैक्टर। और सर 28,600 जाएगा, ये भी 1 साल का फैक्टर। और सर 25,000 आएगा, क्योंकि 25,000 का मैं ओल्ड मशीन बेच दूंगा, ये भी 1 साल का, 1 साल या 2 साल का वो देख लेना। ठीक, रटना ही तो है। तो सर मैं कैश आउटफ्लो निकालूंगा, किस में मेरा कैश आउटफ्लो? देखें, 28,600 निकाला, अगर मैं आज ही रिप्लेस करूं तो 28,600, और 40,000 बेचने में मिलेगा। अगर सर हम 1 साल में रिप्लेस करें तो 28,600 1 साल बाद जाएगा, और सर 10,000 तो जाएगा ही जाएगा, और 25,000 आ भी जाएगा, 25,000 आ भी जाएगा, 25,000 आ भी जाएगा। तो मेरा कितना पैसा जा रहा है? सर यहाँ तो पॉजिटिव है। भाई आप जितने आगे जाओगे पैसा तो ज्यादा लगते जाएगा, क्या बेवकूफी वाला क्वेश्चन है? अगर मैं 4 साल बाद रिप्लेस करूं तो मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ेगा, सोच के देखो ना यार, बेवकूफी वाली बात है। अगर मैं 4 साल बाद रिप्लेस करूं तो मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट भी तो बढ़ते जाएगा, और सैलरीज भी तो कम होते जाएगा। कितना भाई, मेरा तो हमेशा कैश आउटफ्लो ज्यादा ही होगा। क्या टाइम पास क्वेश्चन है, आएगा तो नहीं, बट आ गया तो। सर अगर 2 साल बाद रिप्लेस करो तो पहले साल मेंटेनेंस का लगेगा, दूसरे साल भी मेंटेनेंस का लगेगा, है ना, देख लेना। और सर 28,600 भी दूसरे पहले साल भी मेंटेनेंस लगेगा, दूसरे साल भी मेंटेनेंस लगेगा, और 28,600 तो लगेगा, और सैलवेज के नाम से 15,000 मिलेगा।
इसमें, और सर अभी रिप्लेस करो ज्यादा अच्छा है, वो तो अभी आंसर आएगा। ठीक, इसको रटवाना मेरी मजबूरी। ओके, एक और छोटा सा टॉपिक है, वो डिटेल में तो है नहीं है, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, एपीवी। इसमें होता क्या था, थक गए हो ना, मैं भी थक गया, पढ़ लेते हैं, सुनो मैंने क्या क्या पढ़ाया हूँ। एक तो बेसिक पढ़ाया था, यस। दूसरा रिप्लेसमेंट करवाया, और क्या मॉडिफाइड आईआरआर करवाया, और क्या कैपिटल राशनिंग करवाया, और अभी क्या करवा रहा हूं मैं, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। वैसे तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर चाहिए का यूज है इसमें, बट समझ, हम ये मानते हैं कि जो भी हम पैसा उठा रहे हैं सिर्फ इक्विटी फंडिंग, मतलब एनपीवी निकालते हैं। एनपीवी कैसे निकालते हैं, पीवीसीआई माइनस पीवीसीयू। पीवीसीआई कैसे निकालते हैं सर, जो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स उसको डिस्काउंटिंग करते, उसको डिस्काउंटिंग किस रेट से करते सर, उसको डिस्काउंटिंग करते हैं डब्ल्यूएसीसी से। इनका कहना नहीं, ऐसे नहीं करोगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मत लो, आप ये मान के चलो कि जो भी आपने पैसा उठाया है वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी से उठाया है, सिर्फ इक्विटी से उठाया, मतलब डिस्काउंटिंग किससे करोगे, केई से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, केई से मैंने डिस्काउंटिंग। और केई से अगर मैं क्या मान के चल रहा हूं, ओनली इक्विटी फंडिंग है, उससे जो एनपीवी निकलेगा उसको बेस एनपीवी बोलेंगे, बेस केस नहीं, बेस एनपीवी। अब बोले डेट से अगर करते तो भैया टैक्स सेविंग्स होता है, उसको क्यों कंसीडर नहीं करेंगे, तो बोले डेट पे जो टैक्स सेविंग्स होगा उसको प्लस कर देना। हाँ, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट है तो डेट इश्यू करते तो फ्लोटेशन कॉस्ट होता है, वो माइनस करने के बाद जब डेट का भी आप टैक्स सेविंग से ले लोगे तो उसको बोलेंगे एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। एक ही क्वेश्चन है यार, कुछ है ही नहीं है, तो सर वो वाला क्वेश्चन देख ले, क्या देख ही ले। क्वेश्चन नंबर 62, जल्दी से खत्म करते, जल्दी से। ठीक है, मैं आपके लिए सॉरी बोल रहा हूं कि सर आप बताओ ना ये कहां से आया, क्या लॉजिक है। एमएम पे चले जाओ, एमएम में भी तो ऐसा था, वैल्यू ऑफ लीवर्ड इज इक्वल टू, बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूँ, हेल्पलेस हूँ, टाइम ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इतना खींचा गया हमारा। चलो ठीक है सर, खत्म करते हैं, एक्स वाई जेड ऑल इक्विटी फाइनेंस। ठीक है भाई, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैव बीन इवैल्यूएटिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट व्हिच विल रिक्वायर्ड, कितना रुपया लग रहा है, 270 लाख रुपया लग रहा है, दिस इज कैश आउटफ्लो। दे एक्सपेक्टेड द कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू प्रोवाइड एनुअल कैश फ्लो, हर साल आएगा 42 लैक्स परपेचुअल, 42 लैक्स आएगा परपेचुअल, और डिस्काउंटिंग रेट कितने परसेंट से करना है, 14% से, तो जो आएगा उसको बोलते हैं हम बेस एनपीवी, इसी को बोल ज्यादातर बेस एनपीवी, बस बेस एनपीवी चल गए आपका। सीधा सीधा निकाल रहा हूँ, कहाँ है मेरा कैलकुलेटर, 42 डिवाइडेड बाय 14% माइनस 270 लाख, तो बेस एनपीवी आ गया मेरा 30। बेस एनपीवी क्या है, 30 लाख। ठीक है, हाँ बोलो, हाँ सर। आगे, तो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बिलीव दैट करंट कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने टैक्स बेनिफिट लिया ही नहीं डेट का। ठीक है भैया, एंड प्रपोज टू फाइनेंस न्यू प्रोजेक्ट, बोले न्यू प्रोजेक्ट है वो हम अनडेटेड परपेचुअल डेट यूज कर रहे हैं, परपेचुअल डेट। ठीक है, और कंपनी इंटेंड टू सफिशिएंट डेट टू कवर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट, बोले इतने रुपए के डेट इश्यू करेंगे कि इतना डेट की 270 लाख जो है, ये तो प्रोजेक्ट में पैसा लग रहा है, ये तो कवर करेंगे ही, साथ में कोई इश्यू, कॉस्ट ऑफ इश्यू होगा, कॉस्ट ऑफ इश्यू यहां 10 लाख रुपए दिया है, तो 10 लाख और मतलब हम 280 लाख का डेट फाइनेंस होगा, डेट्स के थ्रू पैसा उठा। ठीक है, और टैक्स का रेट कितना है, 30%, तो 270 लाख का डेट, 270 नहीं, 280 लाख का डेट, और टैक्स का रेट है 30%, तो 280 लाख का 30% टैक्स सेविंग्स, तो सर 84 लैक्स का टैक्स सेविंग, और 84 पर उसमें से कितना, 10 लाख हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट है,
तो 30 + 84 - 10, तो एपीवी आ गया 104 लाख। एपीवी 104 लाख। बहुत सारे बच्चों का ये कहना होता है सर इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग्स कहाँ होता है, इंटरेस्ट पे होता है टैक्स सेविंग्स, डेट पे नहीं होता है। तो ये सब बेकार की बात, मुझे नहीं बताओ, आपको डेरिवेशन अच्छे से आता है। बताओ इंटरेस्ट कितना, तो 10% रेट है, समझाने की कोशिश। 280 लाख उठाया था इंटू 10%, तो सर 28 लाख है। 28 लाख क्या है सर? 28 लाख रुपया इंटरेस्ट है, ठीक है। इस पे टैक्स सेविंग कितना होगा सर? 30%। 28 लाख का 30%, तो बोलो कितने हैं सर? 8.4 लैक्स हर साल टैक्स सेविंग्स होगा, हर साल 8.4। डिस्काउंटिंग किससे करेंगे? 10%। कभी भी इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही डिस्काउंटिंग होता है, ये तो पता होगा आपको। और जब इसका वैल्यू निकालोगे तो 84 लाख क्या आएगा? 84 लाख क्या है सर? 84 लाख है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट। छोड़ो ना, कहाँ कॉन्सेप्ट में लगता हूँ। 30 लाख ये, 84 लाख ये, -10 लाख, तो एपीवी कितना आ गया? 104। एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट सर ये क्या है? ये एक्चुअल में आईआरआर। आईआरआर क्या होता है सर? आईआरआर क्या होता है? आईआरआर एक होता है कि जो सर हर साल सीएफएटी आता है, क्योंकि ये परपेचुअल कैश फ्लो है, तो इसको किस रेट से डिस्काउंटिंग करे? कितना लग रहा है? 280, कि एनपीवी 0 आ जाए। तो सर हर साल कितना आ रहा, हर साल कितना आ रहा वो हमको नहीं मालूम, पर हमको ये मालूम है अभी हमारा एपीवी 104 लाख है। स्पीड से समझाना पड़ेगा। एपीवी 104 लाख है, 104 लाख ही आया था ना भाई? आंसर ही देख लो ना। हाँ 104 लाख। अभी एपीवी कितना है? 104 लाख। और कितने परसेंट से डिस्काउंटिंग किया है? मान लो 14% से। किसको? कैश फ्लो को। माइनस कितना किया? 280 लाख। तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकाल सकते हैं कि? यस सर। 104 - 280 लाख, 176, 24.64 लाख। मान लो आपका आया है 24.64 लैक्स, ठीक है। डिवाइडेड बाय ये क्या आया? मान लो आपका सीएफएटी है, तो किस रेट से डिस्काउंटिंग करें कि एनपीवी 0 आ जाए? तो सीएफएटी कितना आ गया सर? सीएफएटी आ गया 24.64 डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग किससे करना, डिस्काउंटिंग किस रेट से करना, यही निकालना, -280 इज इक्वल टू 0, तो आप निकाल लेना। बाकी ये एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट पे बहुत बड़ा लेक्चर में दे, ठीक ठीक। बहुत सारी गलती कर रखा आईसीएआई ने, छोड़ो इसकी बात यार। ठीक है सर, वो हम देख लेंगे प्लस माइनस। सर 104 लाख तो एपीवी पॉजिटिव है, तो उन्होंने नेगेटिव क्यों लिया? और कोई क्वेश्चन है? रेसिडुअल मैं नहीं करवा रहा हूँ, बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो सिंपल सी बात है, एपीवी छोड़े कि रहने दे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कर भी लेते तो अच्छी बात है, पर मैंने कहा ना कि मैं पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर सकता। मैंने तो किसी भी चीज़ का नहीं किया ना, तो मैंने मॉडिफाइड आईआरआर अच्छे से करवाया है। पर ठीक है, जितना किया किया। याद रखना कि रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन भाई पक्का कर लेना, ठीक है जी। क्लास ओवर कर रहा हूँ मैं, और कोशिश रहेगी कि कल के कल में मैं आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट खत्म कर दूँ, ठीक है। रिकॉर्डेड ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा डाउट्स नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।